बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक टेक्निकल मैथमेटिकल है, मगर इसको समझना आसान है अगर इसकी कैलकुलेशन को आप फॉलो करेंगे। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसकी मैस m है, चार्ज इसका E है और प्रोटॉन का चार्ज Z है। टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज ZE होगा और इसका रेडियस R है। टोटल एनर्जी इसकी क्या होगी? ये E होगी। और हम सब जानते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होती है, सम होती है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये है, हर स्टूडेंट इससे वाकिफ़ है। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से ज़ाहिर करते हैं और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क भी कहते हैं। ज़मीन से ऊपर कोई चीज़ उठा के ले जाएं, जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यहाँ हम न्यूट्रल बॉडीज़ को स्टडी नहीं कर रहे, चार्ज बॉडीज़ को स्टडी कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन ये उसूल अपनी जगह कायम रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या है? ये है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये बेसिकली कूलम्स फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के दरमियान अप्लाई हो रही है। और ये DR क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, जो जिस स्मॉल डिस्टेंस इसने कवर किया है, इसको हम DR से ज़ाहिर कर रहे हैं। बड़ा डिस्टेंस होता है उसको डेल्टा R से ज़ाहिर करते। बहरहाल, अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए ये डायग्राम फॉलो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है जो इनफिनिट डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस के लिहाज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़ीरो एज्यूम किया हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को हम पकड़कर न्यूक्लियस के करीब लाना चाहते हैं। तो इसको लाएंगे करीब, तो पहले 7वें शेल में आ जाएगा, फिर 6ठे में आ जाएगा, फिर 5वें में, चौथा, तीसरा, दूसरा एंड सो ऑन। इस तरीके से न्यूक्लियस के करीब अपना ये ट्रैवलिंग मुकम्मल करता जाएगा। बहरहाल, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो एनर्जी एमिट करके आएगा। यही वजह है कि पहले इसकी एनर्जी को हमने ज़ीरो एज्यूम किया था, हमें नहीं पता एनर्जी क्या है इसकी, ज़ीरो एज्यूम किया था। और जो ये न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कम होती जाएगी। इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक लाने में इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस R डिस्टेंस तक, न्यूक्लियस से अब R फासला रह गया है रेडियस वाला, यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी चूँकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये है, और यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट मैथमेटिकल फार्मूला है जिसको आप सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे। मैथ वाले बच्चे और बायो वाले यहीं स्टडी कर लें। ये लिमिट है लोअर लिमिट, ये है इसकी अपर लिमिट, यानी किन हुदूद में हमने ये वर्क करना है। इन्फिनिट डिस्टेंस से हमने R डिस्टेंस तक काम करना है, इन्फिनिट से R तक, इस हद से बाहर नहीं निकलना। बहरहाल, इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। सिंपलेस्ट वन पावर फार्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है। इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर को बटे में लिख लेंगे और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे लिमिट्स ना हो तो ये आता है, लिमिट्स हों तो फिर ये साथ नहीं आता। तो ये बड़ा सिंपल सा है। 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, r की पावर -2, तो इसकी पावर में 1 ऐड करें और टोटल पावर को बटे में भी लिख दें। तो ये r की पावर -1/-1 हो जाएगा। ये -1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। r की पावर +1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c साथ आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे लिमिट्स होंगी तो फिर साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। यहाँ चूँकि लिमिट्स मौजूद हैं, लिहाजा इंटीग्रेट होने के बाद ये तो हो गया -1/r,
-1/r। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पैरेलल लाइंस लगाएंगे इन्फिनिटी टू r। तो इसको लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वेरिएबल की जगह पे वो चीज़ जो चेंज हो सकती है उसकी जगह पे इसको पुट करेंगे अपर लिमिट को, फिर माइनस, फिर इसी की जगह पे लोअर लिमिट को पुट करेंगे। ये माइनस तो ऑलरेडी था, -1/, इसकी जगह पे r, ये माइनस फार्मूला का, और फिर इस पूरे की जगह पे -1/∞, r की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। ये बाहर क्यों निकाल लिए हैं भाई, ये कांस्टेंट हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैक्यूम परमिटिविटी, पाई की वैल्यू 4, ये कभी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है और कभी चेंज नहीं होते। लिहाजा इनको इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा जब ये वेरिएबल का कोफिशिएंट होंगे, इनका अददी सर होंगे। बहरहाल ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास जा बनेगी इसके बराबर, और 1/∞ जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बटे में जो वैल्यू बढ़ती जाएगी तो असल वैल्यू कम होती जाएगी। जब ये मैक्सिमम हो जाएगी तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। इन्फिनिटी जब भी बटे में आएगा किसी भी नंबर का तो ये उसको ज़ीरो कर देगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या बनती है, ये बनती है, इसको बाहर ले आएंगे, और इसके नेगेटिव होने को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि ये ज़ीरो से कम हो रही है एनर्जी, इस वजह से ये नेगेटिव है। इसको आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब इन mv² जो है, यहाँ पे हम v को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है हमें इल्म नहीं, हमने वेलोसिटी फैक्टर से हर सूरत में जान छुड़ाना होगी। गुज़श्ता टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो ना इससे अंदर आता है ना बाहर जाता है, तो दो फोर्सेस इसको बैलेंस कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है कूलम फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है mv²/r। ये r एक r से कट जाएगा, तो mv² = ze² 4πε0r। तो इसको यहाँ पे पुट कर दें, हमने पुट कर दिया। फिर फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, और यहाँ पे हम LCM लेंगे। फाइनल एनर्जी की वैल्यू हमें जो मिलती है वो ये है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। R की वैल्यू क्या होगी, गुज़श्ता टॉपिक के अंदर आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रेडियस क्या होगा, फुलां ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस तरीके से हम एनर्जी को कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। ये रेडियस की वैल्यू है, आप गुज़श्ता टॉपिक में देख सकते हैं, बुक से भी जो लेक्चर आपको पढ़ाया था किसी ने नोट किया हो तो उससे भी देख सकते हैं। ये एनर्जी की वैल्यू है -z² 8πε0r। r की जगह पे ये आ गया, पाई से कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल वैल्यू जहाँ बनती है, इन सब को तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इन सब को यहाँ पे, और 1/n² ये इसको सेपरेट रखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन को स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, जी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो जी फैक्टर यहाँ से स्किप हो जाएगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस, वैक्यूम परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये जो डिजिट है ये सारे कांस्टेंट हैं। एन चेंज हो सकता है, एन क्या, ये ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, इसके लिहाज से एनर्जी भी चेंज होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी और होगी, कम होगी। सेकंड ऑर्बिट में है तो जो ऑर्बिट बढ़ता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट ये जो है एनर्जी माइनस के लिहाज से कम होती जाएगी, जो माइनस के लिहाज से कम होती है हकीकत में वो वैल्यू बड़ी होती है। बहरहाल ये वैल्यू En इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। बहरहाल इसमें हम इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो जवाब ये आता है 1/n² अपनी जगह रहेगा, क्योंकि अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। तो एनर्जी कितनी एमिट होगी, टोटल एनर्जी, ये कहलाती है जूल पर एटम। यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने इन्फिनिट डिस्टेंस से पकड़ा और एक एटम के किसी शेल के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर उसको हमने यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो ये एनर्जी हम प्रैक्टिकली तो मालूम कर नहीं सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में एंटर करना और एनर्जी मालूम करना ये डिफ़िकल्ट काम है। लिहाजा हम
इसको हर सूरत में बदल के मोल में ले जाएंगे। लिहाजा इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर पे, तो इसका मतलब है इतने एटम्स के अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन हम एंटर कर रहे हैं। तो ये से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा जूल पर मोल, और डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये किलो जूल हो जाएगा। और ये डिवाइड करने से ये सारा फैक्टर जब बनता है -1313.31 किलो जूल पर मोल बटे में n स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन के, तो यहाँ 1 का स्क्वायर वैल्यू ये जा बनेगी। दूसरे में रिवॉल्व कर रहा है तो ये जा वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर 4, 4 पे डिवाइड करें इसको। तीसरे में रिवॉल्व कर रहा है 3 का स्क्वायर 9, 9 पे डिवाइड करें ये। चौथे में है, पाँचवें में है, छठे में, इन्फिनिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर जिस चीज़ का बटा इन्फिनिट होगा, इन्फिनिट का स्क्वायर इन्फिनिट, जिस चीज़ का बटा इन्फिनिटी होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज़ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिरी बातें समझना असल टॉपिक का हिस्सा होता है। यही शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में हेल्पफुल होती हैं, एंट्री टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। E2 माइनस E1 ग्रेटर दैन E3 माइनस E2 विच इज़ ग्रेटर दैन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। दूसरे और पहले ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा है तीसरे और दूसरे की बनिस्बत, ये ज़्यादा है चौथे और तीसरे की बनिस्बत, ये ज़्यादा है पाँचवें और चौथे की बनिस्बत एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो जो हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान, जुड़वा ऑर्बिट्स के दरमियान, नेबरिंग ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी गैप कम होता जाएगा। यानी पहले से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाए ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे से तीसरे में जाए कम एब्जॉर्ब करेगा, तीसरे से चौथे में जाए उससे कम एब्जॉर्ब करेगा। ये इस इक्वेशन से हम लाए हैं। चूँकि जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ये उसके लिहाज से वैल्यू कम होती जाएगी, और इसको यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये जो पीछे वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये बात वेरीफाई भी हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी पूछ ली जाती है। सवाल ये है, अगर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है वो पहला शेल है, वहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से हम इसको पकड़ के इन्फिनिट डिस्टेंस तक ले जाना चाहते हैं, यानी इतना दूर ले जाना चाहते हैं जहाँ न्यूक्लियस उसको ना अट्रैक्ट करे। यानी हाइड्रोजन ये हमारे पास है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम मुकम्मल तौर पर निकाल देना चाहते हैं। तो निकाल देंगे तो पीछे तो प्रोटॉन ही बच जाएगा जस्ट, यानी इसको आयोनाइज करना चाहते हैं। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयन बनाने की एनर्जी क्या होगी। ये फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाला और इन्फिनिट ऑर्बिट में ले गए, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। यहाँ भी यही कुलिया इस्तेमाल करें, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो हायर से लोअर की एनर्जी, इन्फिनिट की एनर्जी क्या होती है गुज़श्ता पेज पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ज़ीरो होती है। ये माइनस फार्मूले का है। और फर्स्ट की क्या वैल्यू होती है ये हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जा वैल्यू बनती है पॉजिटिव के साथ। यानी इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोवाइड कर दी जाए, इतनी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से निकल जाता है। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है कैलकुलेटेड। और प्रैक्टिकल वैल्यू भी हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की तकरीबन इसके करीब करीब है। लिहाजा ये कैलकुलेशन हमारी वेरीफाइड है, दुरुस्त है। तो इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। बाज़ औक़ात ये सवाल पूछ लिया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।